यस, मॉर्निंग आपको बच्चों। डीएलएड सेकंड सेम के बच्चों, पहली बात तो आज आपका अध्यापकों का दिन है, अध्यापक दिवस है। तो आज मैं सभी बच्चों को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई आपको मैं सौंपता हूँ। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा यहाँ पर आज आपको मैं बताऊँगा कि पद का ज्ञान देने के लिए कौन कौन से उद्देश्य यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पद के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था कि जो कुछ भी लय, सुर, ताल, मीटर, बहर के जो बंधनों में जो वाक्य बंधे होते हैं, जो भी मन के भाव को हम बांध देते हैं, वो आपका पद्य साहित्य कहलाता है। और यह क्या होता है कि यह जो है यह आपके हृदय से सीधा ही प्रस्तुत होता है। और जो भी हम अपने मन के भाव हैं, वो जो कुछ भी हम उनसे कहना चाहते हैं वह भी हम पद्य के माध्यम से ही प्रस्तुत करते हैं। वो एक आप लोगों ने फिल्मी एक सॉन्ग भी है, वो जो आपका जो सॉन्ग है वह आता है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हर दिल के, जिसके भी दिल में प्यार है, चाहे वो देश से हो, चाहे वो विद्यालय से हो, चाहे वो पढ़ाई से हो, फैमिली से हो, किसी से भी प्रेम हो, अगर वह प्रेम में है तो वह जरूर कुछ ना कुछ गीत और संगीत के प्रति अपने मनोभावों को वो व्यक्त करेगा, जाहिर करेगा। तो यहाँ पर आपके जो सामान्य उद्देश्य जो हैं पद्य साहित्य को, पद्य के बारे में जानने के, पद्य साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के, तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि ये कहता है कि विद्यार्थियों में पद्य के प्रति जिज्ञासा व प्रेम पैदा करना। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक प्राध्यापक को ये चाहिए कि वह बालकों का जो मन है उसमें गीत संगीत के प्रति जिज्ञासा और प्रेम उनमें पैदा करे, ताकि वो लोग भी संगीत को सुने, गीत को सुने और उसको कहने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट कहता है कि विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने के योग्य बनाना। मतलब क्या हो कि हम अगर कोई भी शेर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी पोइट्री अगर मैं कर रहा हूँ, वाक्य अगर मैं बता रहा हूँ, कविता अगर मैं बता रहा हूँ, तो बालकों को कविता को किस प्रकार से आपके सुनते हैं यह भी जानने के योग्य बनाना चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी पोइम उनके सामने गा दी, पढ़ दी, और विद्यार्थी उस पोइम के व्याख्यान तक नहीं पहुंच पाए, अर्थ तक नहीं पहुंच पाए, तो हम जो कुछ भी पढ़ें या जो कुछ भी हम विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत हो, वह विद्यार्थी उसको जानने के योग्य होना चाहिए। अच्छा, तीसरा यह है विद्यार्थियों को चित्त आपकी गति, आरोह अवरोह भावानुसार कायपाठ करने के योग्य बनाना। मतलब कौन सी पंक्ति को ऊपर लेके जाना है आपको, सुर कौन से को नीचे लेके आना है, किस पंक्ति पर आपको विश्राम देना है, कौन सी पंक्ति धीमी आवाज़ में गानी है, कौन सी फास्ट में गानी है। तो ये सब कुछ भी कैसे हम कायपाठ करें, यह भी हमें बालकों को बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आपका कहता है कि विद्यार्थियों को काव्य पाठ बताकर और साथ ही यह भी पूछें कि हमने जो आपके सामने जो पोएम गाई, जो कविता गाई, यह क्या प्रस्तुत कर रही है, क्या भाव क्या है इसका, तो यह भी जानने के योग्य बालकों को बनाना चाहिए। अच्छा, 5 पॉइंट आपका कहता है, पॉइंट नंबर 5 आपका कहता है कि विद्यार्थियों को अंध, छंद, शब्द, शक्ति, अलंकार वगैरह का ज्ञान भी देना चाहिए। मतलब हम आपको ये भी बताएं कि कौन सा दोहा है, कौन सी चौपाई है, कौन सा सोठा है, किसमें कितनी मात्राएं आती, कौन से वाणिक छंद हैं, कौन से मात्रिक छंद हैं, कितनी मात्राओं में क्या चीज़ कही जाती है, तो वह सब कुछ ज्ञान के द्वारा हमें बालकों को बताना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 कहता है विद्यार्थियों में
कल्पना व बोध शक्ति का विकास करना। मतलब बालकों से कहा जाए कि कोई भी चीज़ आप सोचिए, प्रकृति के बारे में सोचिए और सोच करके कोई चीज़ हमें बताइए, लिखिए। तो विद्यार्थियों की सोच के जो सोच की जो ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो कितनी है, यह भी प्राध्यापक को जानने के लिए और वह जितनी है उससे और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है कि विद्यार्थियों में काव्य सौंदर्य को परखने की क्षमता का विकास होना चाहिए। कि जैसे मैं कोई 4 पंक्ति आपके सामने पढ़ूं तो अब आप विद्यार्थियों को ये चीज़ मालूम पड़ जाए कि इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है, कौन सी इसमें शैली रही है, कौन सा इसमें अलंकार हुआ है प्रयोग, कौन कौन सी विधा है, इसमें व्यंजनाभिलक्षणा है, कौन कौन सी है ना। तो जो कुछ भी काव्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह सब कुछ जानने का विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 कहता है विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न काव्य शैलियों से परिचित भी करवाना चाहिए। मतलब जैसे कि हम आपको ये बताएं कि काव्य की कौन कौन सी विधाएं काम कर रही हैं देश में, कितने प्रकार से हम काव्य को कह सकते हैं, दोहे से, चौपाई से, सोठे से, गजल से, आपकी रुबाई से, 4 पंक्तियों से, मुक्तक से, कितनी सारी जो हैं विधाओं के माध्यम से हम कविताओं को कह रहे हैं, यह भी हमें बालकों को बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि काव्य के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने देश व समाज की सभ्यता, धर्म एवं दर्शन से परिचित कराना चाहिए। मतलब हम बालकों को वो पोएम बताएं, वो गीत बताएं जिनमें भारतीय दर्शन, सभ्यता, यहाँ के मूल प्रवृत्ति सब कुछ प्रस्तुत हो रही हो, जिससे कि बालक अपने धर्म, अपने देश और अपनी भाषा, अपने समाज और समाज के साथ साथ अपने ही देश के महापुरुषों और उनके बारे में जान सकें। पॉइंट नंबर 12 कहता है विद्यार्थियों में अपनी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक आदर्शों के अनुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना। जैसे अगर हम बात करें, हम अगर महात्मा गांधी पर लिखा हुआ जो काव्य मुक्ति यज्ञ अगर हम पढ़ते हैं तो केवल पढ़ने से ही नहीं है। मतलब हम जब महात्मा गांधी का खंड काव्य जब हम पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो महात्मा गांधी की तरह बनने की भी कोशिश करें, महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर भी चलने का प्रयास करें। तो हम जो कुछ भी साहित्य में पढ़ें तो हम वैसे बनने की भी कोशिश करें। तो यह भी प्रवृत्ति बच्चों में जागृत करनी चाहिए कि आप अगर राम को पढ़ रहे हो तो राम जैसे फिर बनो भी। और पॉइंट नंबर आपका जो 13 है वह कहता है विद्यार्थियों की चित्त वृत्तियों का परिमार्जन कर उनमें उच्च आदर्शों को बनाना। तो क्या है कि विद्यार्थी कैसा सोचते हैं, कैसे विचारों का संग्रह करते हैं, संकलन करते हैं और उन विचारों को सही करके प्राध्यापक को चाहिए कि उसमें और भली बातों का वो करे, समावेश करे और ताकि विद्यार्थी आपके जो आदर्श जो होते हैं, जीवन जो होता है उसके प्रति अपना कार्य भी कर सकें। अच्छा, सेकंड आपका आता है पॉइंट कि प्राथमिक और आपके माध्यमिक स्तर पर पद शिक्षण के उद्देश्य। फिर आपके तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चे आपके प्राथमिक
स्तर पर हों तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कैसा हमें पद सहायता ज्ञान देना चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है कि वर्णों के स्पष्ट मानक और उच्चारण का अभ्यास। मतलब जो कुछ भी वर्ण और वो शब्द बोल रहे हैं वो सही प्रकार से कैसे बोले जाएं, वह हमें बालकों को उसका ज्ञान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि बच्चों को भावानुकूल वाचन बताना, कि कैसे मतलब किस भाव में पाठ हमारा काम कर रहा है, पाठ की पठन कर रहे हैं। अब जैसे कोई पाठ है दुख भरे आते संवाद, तो बच्चों को अपना मनोभाव भी दुख जैसा ही बना लेना चाहिए। वहाँ पर आपकी अगर वीरता की बात आती है, अगर कोई बच्चा ही है, हम लोग उससे कहें कि अच्छा इनका बच्चा है, हम उससे कहेंगे तो कोई वीरता की कोई वो पढ़ो कोई, तो वो पढ़े वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, है ना। तो ये वाली जब पोइम पढ़ी जाएगी तो बच्चे को बताना है कि इस पूरी पोइम में आपको जोश के साथ ही काव्यपाठ करना है, कविता पढ़नी है। अब ये वाली हो कविता वीर तुम बढ़े चलो, और बच्चा भाव तक ना पहुँच के अपने मन से गाए वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, तो वो ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर वीर जो आगे बढ़ रहा है तो उस वीर को जूते मार मार के आगे बढ़ाया जा रहा है ना। तो क्या है कि जहाँ पर हमको जोश के साथ में अपनी कविता पढ़नी है, जहाँ पर प्रेम के साथ कविता पढ़नी है, वैसा हमें बच्चों को बोलना बताना पड़ेगा कि आपको ऐसी कविता पढ़नी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है बच्चों में गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यता विकसित करना। मतलब एक सांस में पाठ को पढ़ना है, धीरे धीरे पाठ को पढ़ना है, कैसे चित्त कहाँ पे ठहरना है, किस जगह पे बढ़ना है, तो यह सब भी हमें योग्यताएं बच्चों में बोलने के प्रति विकसित करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है कि छोटे बच्चों के लिए लिखे हुए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करने की योग्यता विकसित करवाना। अब ये क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि जब हम छोटे बच्चों को जो हम कविता बताएं तो हम उन्हें पूरी तैयारी के साथ बताएं। जैसे कि हमको अगर किसी छोटे बच्चे को कोई पोइम बतानी है तो हमसे कैसे बताएंगे, मेरी बकरी आली है दूध देने वाली है, दूध का बर्तन भर देगी, अपना जीवन खुश कर देगी, दूध मलाई खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे। तो है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हमने बच्चों को बताया कि हमको यूं पढ़नी है कविता, तो ये प्रकार से भी हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 अब कहता है कि बच्चों में दूसरे लोगों के सामने कविता की योग्यता को विकसित करना। मतलब बहुत से बच्चे वैसे होते हैं कि एकांत में हों तो बड़े अच्छे अच्छे गीत आते हैं, वो खुद बहुत बढ़िया गीत गाएंगे, लेकिन जब उनसे कह दो कि किसी के सामने अगर उन्हें प्रस्तुत करना हो तो वो नहीं आ पाते। तो यह जो है, ये जो बच्चे में प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति को भी दूर करके हमें बच्चे को काव्यपाठ के लिए प्रस्तुत, किसी भी जगह हम उससे कह रहे हैं कविता पढ़ने को तो बच्चा तुरंत ही तैयार हो जाए। पॉइंट नंबर आपका जो 6 है वह कहता है कि कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के साथ हाव भाव एवं आरोह के साथ सुनाने की योग्यता प्रदान करें। मतलब जैसे वो नहीं है कि बच्चा केवल सिंगल अपना करता रहेगा, पर नहीं, बच्चे को 6 बच्चों के साथ में, 4 बच्चों के साथ में, 2 बच्चों के साथ में भेजना चाहिए, ताकि वह और बच्चे कैसे गा रहे हैं और उनको एक साथ ही लय में कैसे गाना है, सुर में कैसे गाना है, किसी के पंक्ति आगे ना जाए किसी के पीछे ना जाए, तो ये भी हमें योग्यता विकसित करनी चाहिए। अच्छा, बच्चों में कविता को नाटकीयता के साथ बताने की दक्षता विकसित करना। नाटकीयता, यहाँ पर आप लोग देखते हो कि रामलीला में जो भी पात्र होते हैं, जो भी संवाद होते हैं, वो सारे पोएम में होते हैं कविता के माध्यम से। तो परशुराम और लक्ष्मण जो संवाद है, अब आप वही देखिए, तो वो संवादों में जो हो रही है पोइट्री, बिल्कुल उसी प्रकार से संवाद की शैली में बच्चों को कविता भी पढ़नी चाहिए। और पॉइंट नंबर आपका जो है, तो भाई आपका जो पॉइंट नंबर है अगला, वह कहता है कि परशुराम लक्ष्मण संवाद सूरज और वायु आदि कविता के
कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में बताने की योग्यता विकसित करना। मतलब ये मैंने आपको चीज़ पहले पॉइंट में बताई थी कि जिस प्रकार का संवाद है, जिस प्रकार की भावभूमि है, बच्चों को भी वही प्रकार से कविता को संवादों की शैली में मतलब पूरे ही जोश के साथ उसको पढ़ना चाहिए। तो ये तो थी आपकी प्राथमिक स्तर पर जब हम उसको पद साहित्य का ज्ञान दें तब के लिए। अच्छा, क्या है कि जब हम आपके पूर्व माध्यमिक स्तर पर, यहाँ पर मैं एक चीज़ को वो नहीं रहा, आपको ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर आपका शब्द है पूर्व माध्यमिक स्तर पर अगर हमें पद का ज्ञान देना है तो सबसे पहला जो नियम है वह कहता है कि छात्रों को कठिन जो शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास। पहले वाले में क्या था, प्राथमिक में थे वर्ण आपके पहले, यहाँ पर आप क्या आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं आपके शब्द। तो जो भी आपके हार्ड वर्ड हों, कठिन शब्द हों, वो बच्चों को बार बार बोल करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है छात्रों को उच्चारण विषय त्रुटियों के लिए ध्यान देना चाहिए। ये तो पहले भी मतलब 100 बार ये बात बताई जा चुकी है कि उच्चारण पर तो बहुत ज़्यादा ही आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों में कविता की परख और कविता के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तो ये तो चाहे कोई भी हो, जो हमें कविता की बात करनी है तो सबसे पहले या उसके मन में कविता के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 आपको कहता है कि प्राथमिक स्तर की योग्यताओं में क्रमशः विकास करना, कि पहले की जो प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्ञान देना है, यह भी हमें योग्यता विकसित करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि छात्रों में उपयोगी कविताओं को जानने की क्षमता का विकास करना। मतलब कौन सी कविताएं बहुत ज्ञानवर्धक हैं, कौन सी कविताएं बहुत मनोरंजक हैं, यह भी परखने की और उनको जानने की क्षमताओं का विकास भी हमें विद्यार्थियों में पैदा करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 कहता है कि कविता की पंक्तियों आपके रस और अलंकार की पहचान। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं, कविता कहते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, वीरता की कविता है, प्रेम की कविता है ना, किस भाव पर लिखी गई है, तो वह भी बच्चों को पहचान उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज ये मैंने आपको बताया पद शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट जो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि पद शिक्षण की क्या विधियां होती हैं, हम किन विधियों के सहारे बच्चों को पद साहित्य का ज्ञान दे सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही शीघ्र आपको सोमवार को बताऊंगा। तब तक आपका जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें और अपना जो कार्य है वह करते रहें और मस्त रहें एकदम, और अपने कार्यों पर, अपने प्रैक्टिकल्स पर, अपने पेपर्स पर ध्यान दें। यही बातों के साथ मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा DLED सेकंड सेम के बच्चों से विदा मांगता हूँ। धन्यवाद।